नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश प्रजापत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भाषाई कौशलों का विकास। रेट में दोस्तों ये टॉपिक आता है भाषाई कौशलों का विकास। भाषा के कौशल कौन कौन से दोस्तों? भाषा कौशल क्या है? विचारों का संप्रेषण का माध्यम भाषा है। भाषा के 4 कौशल होते हैं दोस्तों, ये वेरी मोस्ट है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही क्रम होगा दोस्तों। आपसे क्रम से पूछेगा कि क्रम से सही तरीके से भाषा के 4 कौशल बताइए, तो पहले आएगा सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, जिसको हम याद रख सकते हैं LSRW के नाम से भी याद रख सकते हैं, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि सुनना या श्रवण कौशल क्या है। दोस्तों सुनना कौशल के नाम से आ सकता है, श्रवण कौशल के नाम से आ सकता है ही कि बालक प्रथम अवस्था में श्रवण का ही आश्रय लेता है। उच्चारण शिक्षण में श्रवण की अत्यधिक भूमिका होती है। जैसी बोली बालक परिवार में सुनता है उसी का तदनुरूप अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। शिक्षण के संदर्भ में श्रवण कौशल के अंतर्गत 3 प्रकार की शक्तियों का समावेश किया जाता है। पहली जो शक्ति है दोस्तों उसका नाम है अंतर्बोध शक्ति। भाषा की 2 एकाकी ध्वनि तथा 2 ध्वनि संयोजनों को सुनकर उनके बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझना क्या कहलाता है? अंतर्बोध शक्ति कहलाता है दोस्तों। साधारण शक्ति क्या है दोस्तों? धारण शक्ति क्या है? जिन ध्वनि युग्मों तथा शब्द युग्मों के बीच का अंतर हम समझ चुके हैं उस अंतर को अपनी अवचेतन अवस्था में स्थिर या याद रखना। बोधन शक्ति क्या? ध्वनि योग से निर्मित शब्दों यथा जैसे बै, रै, बुरा, बै, उ, रै प्लस आ प्लस ई, बुराई के अर्थ को ग्रहण करते हुए समझना दोस्तों। बालकों के श्रवण कौशल को विकसित करने के उपाय: अध्यापक मानक हिंदी का प्रयोग करें, वर्ण एवं शब्द की बार बार आवृत्ति करें एवं बालक द्वारा अशुद्ध उच्चारण करने पर उसे बार बार शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराएं। श्रवण कौशल के विकास हेतु टीवी, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि श्रवण कौशल के लिए आपका उपकरण कौन कौन से हैं दोस्तों? श्रवण कौशल के लिए उपकरण होंगे जैसे टीवी, रेडियो, टैप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन आदि दोस्तों। टीवी दृश्य और श्रव्य दोनों है दोस्तों, रेडियो श्रव्य, टैप रिकॉर्डर श्रव्य दोस्तों, ग्रामोफोन श्रव्य उपकरण है दोस्तों। कविता का पाठ करें तथा उन्हें याद करने को कहे। अध्यापक रस एवं दीर्घ ध्वनियों का प्रत्यभिज्ञान कराए दोस्तों, कौन सी दीर्घ है कौन सी लघु, उनको बोल बोल कर बताए दोस्तों। श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य: सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना, किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना, श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता उत्पन्न करना, वक्ता के मनोभाव को समझने की निपुणता उत्पन्न करना, विद्यार्थी में ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों के श्रवणेंद्रियों को प्रशिक्षित करना दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों बोलना। सुनने के बाद दूसरा कौशल आता है बोलना, या जिसको उच्चारण कौशल भी कहते हैं दोस्तों। पाणिनि के अनुसार शब्दों को उच्चारण के पूर्व बुद्धि के साथ मिलकर आत्मा पहले अर्थ ज्ञान प्राप्त करती है, तब मन बोलने की इच्छा से प्रेरणा प्राप्त करता है। बालक सुनते सुनते वक्ता की भांति बोलने की स्वयं कोशिश करता है। अध्यापक को बालक को शुद्ध उच्चारण करने में मदद करनी चाहिए तथा धैर्य के साथ सहानुभूति रखते हुए बालक को बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। उच्चारण कौशल की आवश्यकता: बिना उच्चारण ज्ञान के भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। उच्चारण ध्वनि के आधार पर किया जाता है, इसलिए अशुद्ध उच्चारण होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अशुद्ध उच्चारण भाषा का स्वरूप बिगाड़ता है। उच्चारण बाल्यावस्था से ही बनता है, बिगड़ता है। इस कारण छात्रों के उच्चारण पर विशेष ध्यान या बल देना चाहिए। उच्चारण भेद के कारण शारीरिक प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक प्रभाव: व्यक्ति के उच्चारण पर शारीरिक विकारों का बहुत प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक प्रभाव: उच्चारण भेद में भौगोलिक प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जैसे बंगाल में आष्ट को गोला बनाकर उच्चारण किया जाता है, पंजाबी में पुत्र को पुत्र उच्चारित करते हैं दोस्तों।
तीसरा, सामाजिक प्रभाव। हमारी बोली पर समाज का प्रभाव पड़ता है। घर की बोली तथा बाहर की बोली में अंतर होता है। घर में नौकर को राजू कहा जाएगा तथा कार्यालय में उसे ही राजेंद्र कहा जाएगा। उच्चारण दोष के कारण। शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए। शीघ्र जो प्रयत्न करते उसके कारण उच्चारण में दोष आ जाते हैं। प्रयत्न, लाघव या मुख, सुख, आदत, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना, इस वजह से उच्चारण में दोष आ जाते हैं। पढ़ना या पठन कौशल। छात्र अन्य व्यक्तियों के लिखित विचारों को पढ़कर समझ सके, यह पठन कौशल होता है। लिखित रूप में किसी भी अंश, विचार या बात को मन में या बोलकर पढ़कर अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। वाचन, जब हमें लिखित बात स्वयं पढ़नी होती है तथा किसी को वह बात पढ़कर सुनानी होती है तो उस बात को प्रभावपूर्ण शुद्ध उच्चारण के साथ मधुर वाणी में पढ़ने का प्रयास ही वाचन कहलाता है। वाचन का महत्व दोस्तों। वर्तमान में सभी प्रकार की नियुक्ति अथवा पदोन्नति में सामान्य ज्ञान का परिचय देना अथवा रखना आवश्यक है और इसका बहुत बड़ा साधन सामान्य ज्ञान की पुस्तकों का पठन है दोस्तों। वाचन शक्ति हमें गंभीर अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति कई प्रकार के साहित्य ग्रंथों में निबंध है जिनके अध्ययन का वाचन से संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वाचन के कारण ही हम अपने जीवन के खाली समय में कहानियों व उपन्यासों का वाचन करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वाचन के प्रकार दोस्तों 3 होते हैं दोस्तों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से वाचन के जो प्रकार होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। सहस्वर वाचन, मौन वाचन और द्रुत वाचन। सहस्वर वाचन, मौन वाचन और द्रुत वाचन। सहस्वर वाचन क्या है दोस्तों? किसी भी पाठ्य सामग्री या पुस्तक को ध्वनि सहित उच्चारण करके पढ़ा जावे अथवा ध्वनि युक्त उच्चारण को जिसमें आवाज़ दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे उसे सहस्वर वाचन कहते हैं। सहस्वर वाचन 2 प्रकार का होता है दोस्तों। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। सहस्वर वाचन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन क्या है दोस्तों? जब अध्यापक किसी पाठ को शुद्ध करने से पहले उसका पूर्व ज्ञान छात्रों को देकर ध्वनि सहित सर्वप्रथम सहस्वर वाचन कराता है उसे ही आदर्श वाचन कहते हैं दोस्तों। और ये केवल अध्यापक द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा आदर्श वाचन कौन करता है? लड़का यानी कि छात्र या अध्यापक? तो अध्यापक आदर्श वाचन करता है दोस्तों। अनुकरण वाचन, अध्यापक द्वारा किए जाने वाले वाचन के अनंतर विद्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला वाचन क्या कहलाता है? अनुकरण वाचन कहलाता है। मौन वाचन क्या है दोस्तों? लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ना मौन वाचन या मौन पठन कहलाता है दोस्तों। कोई लिखित भाषा है दोस्तों, उसको बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ना और मौन वाचन वो क्या कहलाता है दोस्तों? मौन वाचन कहलाता है, अर्थात चुप होकर पढ़ना। उस पठन का उद्देश्य भावानुभूति व अर्थ ग्रहण करना है दोस्तों। ये यहाँ से आता है कि मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? एक तो भाव अनुभूति होती है और अर्थ ग्रहण करने में सहायता मिलती है। मौन वाचन के द्वारा बालक पढ़ने के साथ साथ विषय को आत्मसात भी करते जाते हैं। मौन वाचन के कारण स्वाध्याय की आदत पड़ती है, चिंतनशील तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। स्वाध्याय के लिए आदत पड़ती है दोस्तों इसमें। इसके अलावा मौन वाचन की उपयोगिता इस बात से सिद्ध होती है कि कम समय में अधिक पाठ्य सामग्री का अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार पढ़ने में समय, शक्ति, गति, व्यवहारिकता, बोधगम्यता, स्मरण शक्ति, अध्ययन आदि सभी दृष्टियों से मौन वाचन का महत्व सिद्ध हो जाता है। द्रुत वाचन, सहस्वर और मौन वाचन के दोनों प्रकार पाठ्य पुस्तकों के लिए लागू होते हैं, परंतु आदर्श और अनुकरण वाचन का विधिवत पालन करने के पश्चात छात्र उतना ही पढ़ पाते हैं जितना कि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ना चाहिए। इस कमी को पूरा करने के लिए द्रुत वाचन का विकास किया गया। इस वाचन से बालकों में शीघ्र पढ़ने की आदत विकसित होती है जिसमें क्रम समय अधिक से अधिक पढ़ सके तथा छात्रों में स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। वाचन की विधियाँ कौन कौन सी दोस्तों? वाचन को बालकों को वाचन की शिक्षा किस प्रकार दी जावे, उन्हें पढ़ना किस प्रकार बताया जाए, इसके लिए अनेक विधियाँ जैसे स्वरोच्चारण विधि, अक्षरबोध विधि, अनुकरण विधि, देखो और कहो विधि, सामूहिक पाठन विधि या संवेद विधि जिसको कहते हैं, वाक्य शिक्षण विधि, साचार्य विधि, कहानी विधि, समवाय विधि, ध्वनि समवाय विधि। देखते हैं दोस्तों स्वर उच्चारण विधि क्या है दोस्तों। इस विधि में अक्षर व शब्द की ध्वनि को महत्व दिया जाता है। बालक कक्षा में विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के शब्दों व वर्णों का उच्चारण करता है तथा ध्वनि ज्ञान व शुद्ध उच्चारण को सीखता है दोस्तों। अक्षर बोध विधि, यह
एक अत्यंत प्राचीन विधि है। इसमें बालक क्रमानुसार वर्णमाला के भिन्न भिन्न अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब बालक अक्षरों का ज्ञान भली प्रकार कर लेते हैं तब उन्हें शब्द बनाने सिखाए जाते हैं, जैसे टमाटर, टैस, टमाटर आदि। विद्वान मेजिल इस विधि की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि बालकों का अधिकांश समय वर्णमाला के रटने में ही चला जाता है। अनुकरण विधि, इस विधि में शिक्षक शब्द का उच्चारण करते जाते हैं और बालक शिक्षक के उच्चारण का अनुकरण करते हुए उन्हीं शब्दों का उच्चारण करता है। इस विधि का प्रयोग अंग्रेजी भाषा सीखने में अधिक उपयोगी सिद्ध होता है दोस्तों, क्योंकि इसका उच्चारण कठिन व दृढ़ होता है। कहीं यू का उच्चारण ए के समान होता है, जैसे कट, CUT कट, और कहो ऊ की तरह, कहीं ऊ की तरह होता है, जैसे PUT पुट, PUT पुट और CUT कट। इस प्रकार से देखो और कहो विधि, इस विधि में प्रारंभ में ही बालकों को शब्दों का परिचय कराया जाता है। शब्दों का ज्ञान कराने के लिए चित्रों को माध्यम बनाया जाता है। यह विधि बड़ी ही आकर्षक व रोचक है। इस विधि में चार्ट या चित्रों के माध्यम से फलों की आकृति या किसी वस्तु का चित्र दिखाकर शिक्षक बालकों को शब्दों का ज्ञान कराता है। जैसे सलगम का चित्र दिखाकर बालकों से उच्चारण कराता है, तब बालक सलगम शब्द का ज्ञान कर लेते हैं। लेकिन इस विधि का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें सीमित शब्दों का ज्ञान ही कराया जा सकता है। सामूहिक पाठन विधि, या जिसको बोलते हैं समवेत वाचन, ये प्रणाली बहुत कुछ अनुकरण विधि से मिलती जुलती है। इसके अंतर्गत शिक्षक पहले गद्य या पद्य पाठ का आदर्श वाचन करते, तत्पश्चात शिक्षक कक्षा के बालकों से सामूहिक रूप से पाठन का वाचन करवाता है। वाक्य शिक्षण विधि, किसी भी भाषा में भाषा की पूर्ण व सार्थक इकाई वाक्य ही होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के विचार की पूर्ण इकाई वाक्य होता है। इसलिए वाक्य से ही बालक का शिक्षण होना चाहिए। लेकिन वाक्य द्वारा वाचन शिक्षण में भाषा का क्रमिक ज्ञान, स्वर, व्यंजन, अक्षर, मात्रा, शब्द और वाक्य नहीं हो पाता, तो बालक केवल वाक्यों को रट लेता है। साहचर्य विधि, इस विधि का आविष्कार इटली की शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। इस विधि को मॉन्टेसरी विधि भी कहते हैं। साहचर्य विधि को मॉन्टेसरी विधि भी कहते हैं। ये विधि खेल आधारित विधि है दोस्तों। इसमें प्रारंभिक कक्ष के अंदर बहुत सी वस्तुओं का संग्रह किया जाता तथा फिर उन वस्तुओं के नामों को अलग अलग गत्ते के कार्डों पर लिखा जाता है। वे कार्ड संबंधित वस्तु के सामने रख दिए जाते हैं तथा बालकों को दिखाकर कार्डों को आपस में मिला देते हैं। तत्पश्चात बालकों से कार्डों को अपनी संबंधित वस्तुओं के सामने रखने को कहा जाता है। इसमें बालक शब्दों व वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें केवल संज्ञा शब्दों का ही ज्ञान कराया जा सकता है। इसलिए इस विधि का प्रयोग प्रारंभिक कक्षाओं में ही किया जाता है दोस्तों। कहानी विधि, ये विधि वाक्य विधि का परिवर्तित रूप है। यह विधि छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। आपसे पूछे छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी विधि कौन सी है, तो कहानी विधि। इसमें बालकों को अनेक चित्रों के सहयोग से कहानी सुनाई जाती है। समवाय विधि, इस विधि का मूल सिद्धांत करो या सीखो है दोस्तों। बुनियादी शिक्षा, महात्मा गांधी वर्धा शिक्षा प्रणाली का भी ये सिद्धांत है दोस्तों। इसमें शिक्षा के साथ साथ हस्तशिल्प की शिक्षा भी दी जाती है। बुनियादी शिक्षा से संबंधित कौन है, गांधी जी, और ये समवाय विधि में आता है दोस्तों। ध्वनि साम्य विधि, इस विधि में बालकों के सामने ही शब्द रखे जाते हैं जिनकी ध्वनि में समानता होती है, जैसे आम, राम, साम, काम, धाम, कर्म, धर्म, गरम, नरम। लेकिन ये विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। बालकों को ऐसे शब्दों को भी सीखना पड़ता है जो उनके काम में नहीं आते। लिखना कौशल या लेखन कौशल, वर्णों को भली प्रकार से समझने के बाद उनके लिपि बिंब बालक के मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। अभ्यास के माध्यम से बालक धीरे धीरे लिखना सीख जाता है। लिखित अभिव्यक्ति, जब अपनी बात या अपने विचारों को किसी व्यक्ति के द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है तो उसे लिखित अभिव्यक्ति या रचना शिक्षण कहते हैं। डॉक्टर रघुनाथ सफाया का मत है कि विचार को क्रमबद्ध करना, उनको शब्दों द्वारा व्यक्त करना, संवारना तथा सजाना ही रचना है। लेखन की कुशलता का मूल्यांकन होता है। बालक रचना में संक्षिप्तता ला सकेगा, वह क्रमबद्धता बनाए रखेगा, वह सरल, लाक्षणिक, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर सकेगा, वह व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकेगा, वह शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेगा। लेखन या रचना शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। जैकार्ट विधि दोस्तों, इस विधि में छात्रों के सामने शिक्षक संपूर्ण वाक्य प्रस्तुत किया जाता है। छात्र उस वाक्य को मिलाकर शुद्धता का पता लगाते हैं। अशुद्धि शोधन के लिए इस विधि का उपयोग प्राय भाषा में ही किया जाता है। इस विधि को लिखो और मूल से मिलाओ विधि भी कहते हैं। जैसे छात्र देखकर, जैसे भारत मेरा प्यारा देश,
छात्र बिना देखे भारत मेरा प्यारा देश मूल वाक्य से मिलाकर अशुद्ध व अभ्यास होता है दोस्तों। अशुद्धियों से छुटकारा पाने का अभ्यास मिलता है। पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि दोस्तों, इस विधि का प्रमुख आधार सरल से कठिन की ओर चलता है दोस्तों। ये विधि विद्यार्थियों को किसी भाषा की लिपि के लेखन के लिए मनोवैज्ञानिक उपलब्धता कराती है। इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को सर्वप्रथम विभिन्न रेखाओं तथा वृत्तों का निर्माण करना सिखाता है तथा उनकी आकृति को स्पष्ट करता जाता है। उन आकृतियों के आधार पर बनने वाले वर्णों की सर्वप्रथम सिखाया जाता है। इसमें किसी भाषा के वर्णों के वास्तविक क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता। अक्षरों की आकृति को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर उन टुकड़ों के योग से उन अक्षरों की रचना करवाई जाती है दोस्तों। रूपरेखा अनुकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक कक्षाओं में भाषा को सुंदर लेख में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। लेटर बुक या वर्कबुक में विभिन्न वर्णों की आकृति या डॉट या डैश में प्रदर्शित की जाती हैं। विद्यार्थी पेंसिल की मदद से उन रेखाओं को मिलाता है तथा संबंधित वर्णों की आकृतियों को सुंदर लिखना सीख जाता है। जैसे अब अवलोकन विधि दोस्तों, रूप अनुकरण विधि का अलग क्रम अनुलेख व्रत विधि है। इस विधि में भी वर्क बुक में सुंदर लेख का अभ्यास कराया जाता है, जिसके लिए अध्यापक किसी वर्ण को मोटी आकृति में सुंदर लिख देता है। तत्पश्चात छात्र लिखे वर्ण के नीचे रिक्त स्थान में वैसे ही वर्ण की आकृति का अनुकरण करता हुआ लिखता है तथा अभ्यास होता है। जैसे क ख ग ग इस डैश लिख देगा, नीचे ऐसे डैश बना दिए और डैश बनाने के बाद में अध्यापक लिखेगा, छात्र के स्थान की पूर्ति करता हुआ अभ्यास करेगा दोस्तों। इसको बोलते हैं अवलोकन विधि दोस्तों। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि में अध्यापक लकड़ी के बने गत्तों के अथवा प्लास्टिक की आकृतियों के बने वर्णों को काम में लेता है। अर्थात किसी वर्ण की आकृति उपयुक्त वर्ण की आकृति के समान होती है तथा विद्यार्थी उन आकृतियों के ब्लॉक्स के अंदर पेंसिल, चौक या उंगली घुमाकर उस आकृति की बनावट या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कराता हुआ लिखता है तथा उस आकृति का चित्र मस्तिष्क में बन जाने के बाद उस वर्ण को बिना गत्ते की सहायता से लिखता है दोस्तों। स्वतंत्र लेखन विधि दोस्तों, इस विधि में छात्र बिना नकल या देखकर वर्ण की मानसिक आकृति के आधार पर किसी अनुच्छेद को सुनकर स्वयं लिखने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी वर्णों को ध्वनि श्रुत लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुशाग्र बुद्धि के बालक इस विधि को शीघ्र पढ़ना अपना लेते हैं और भाषा को शुद्ध रूप में सीखने में मदद लेते हैं। अक्षरों का ध्वन्यात्मक विश्लेषण, गत्तों पर उंगली फेरने के साथ साथ बालक उस अक्षर की ध्वनि का उच्चारण करता है। इस क्रिया के माध्यम से वह अक्षर व उसकी ध्वनि में साहचर्य की स्थापना कर लेता है। इसके पश्चात बालक स्वतः लिखना आरंभ कर देता है। मनोवैज्ञानिक विधि, शिक्षक को अधिकतर मनोवैज्ञानिक विधियों का पालन करना सीखना चाहिए। इसमें बालकों को सर्वप्रथम वर्णमाला के अक्षरों व शब्दों आदि को सिखाने की अपेक्षा पूर्ण वाक्य को बोलना तथा उनको लिखना सिखाया जाता है। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, किसी भी भाषा को सीखने के समय उसके अनेक पक्ष माने जाते हैं, जैसे पठन, लेखन और व्याकरण। पठन क्या है दोस्तों, हिंदी पठन में उच्चारण की समस्या सर्वाधिक रहती है। पठन में भाषा की ध्वनि, रूप, अर्थ, उच्चारण, संयुक्त उच्चारण, शब्द उच्चारण, पूरे वाक्य का उच्चारण और वाक्य समूह, इस प्रकार भाषा में लिखित रूप का उच्चारण ही पठन कहलाता है दोस्तों। भाषा का उच्चरित रूप क्या है, भाषा की ध्वनि क्या है। हिंदी भाषा शिक्षक और विद्यार्थियों की मातृभाषा की ध्वनियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, जिससे वह समानता व असमानता के आधार पर हिंदी की ध्वनियों को उच्चारण सिखाने में सरलता रहे। हिंदी में अंतिम स्वर ए का लोप हो जाने पर तेलुगु में स्वर लिखे जाने पर उसका उच्चारण अवश्य होता है। हिंदी में काम, शाम, पवन, तेलुगु में पवन, श्यामा, काम ये बताना आवश्यक होता है। आजकल उच्चारण में कठिनाइयों को करने के लिए अनेक साधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे टैप रिकॉर्डर, एयरफोन, लिग्वाफोन आदि दोस्तों। इससे हम अपनी अशुद्धियों को सुधार सकते हैं दोस्तों। स्वर और व्यंजनों के चार्ट के माध्यम से उच्चारण स्थान और प्रयत्न का सही उच्चारण करके समस्या दूर की जा सकती है। लेखन, भाषा को लिपिबंद करने की विधि क्या है, व्यंजन क्या है, प्रश्न किस प्रकार लिखे जाते हैं, मात्रा एवं ध्वनियों का लिखित रूप क्या है, इसमें ये आते हैं दोस्तों। ये प्राचीन लिपि है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये सुंदरता व सरलता एवं सुगमता के लिए जानी जाती है। देवनागरी लिपि का लेखन बाएं से दाईं ओर होता है। अक्षर का ज्ञान कराने में विशेष भूमिका होती है। लेखन भाषा को सरल एवं सुग्राह्य बनाकर भाषा में शब्द भंडार एवं बालकों में ज्ञान की वृद्धि कराता है। व्याकरण क्या है,
शब्द और वाक्य का निर्माण किस प्रकार होता है, व्याकरण में नियम क्या है, उनका प्रयोग किस प्रकार होता है, हिंदी में लिंग वचन और विभक्ति कर्तव्य कर्म के अनुसार क्रिया का रूप विकार व काल के अनुसार चिन्ह प्रयोग नियम से कठिनाइयाँ और अपवाद का प्रयोग व्याकरण के माध्यम से ही होता है। व्याकरण में वर्णों की सहायता से शब्दों की उत्पत्ति होती है। हिंदी भाषाई विद्यार्थियों को पढ़ाते समय हिंदी के तत्सम शब्दों मातृभाषा के तत्सम शब्दों के अर्थ भिन्नता का ध्यान देना चाहिए। ऐसे शब्दों की सूची का अर्थ स्पष्ट रूप से देना चाहिए। भाषा शिक्षण में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी की व्याकरण संबंधी ज्ञान प्रदान करते समय व्याकरण के नियमों से विद्यार्थियों को भलीभांति प्रकार से अवगत कराया जाए। दोस्तों मैं आपके लिए नई नई सामग्री लाता रहूँगा। दोस्तों आप बिलीव कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।